आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर के आसपास विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि वहां सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सभी दलों की नजरें सीटों के बंटवारे पर टिकी हुई है और हालांकि इस मुद्दे पर महायुति में बीजेपी के लिए सहयोगी दलों की टेंशन जो है, सहयोगी दलों ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। एनसीपी अजीत गुट के अजीत पवार यहां अपनी मांगों को अपने स्पष्ट कर चुके हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी तय नंबर की सीटों पर लड़ने के मूड में है। चुनाव नजदीक आते ही सियासी उठापटक भी काफी तेज हो गई है। प्रदेश के डिप्टी सीएम और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह और अजीत पवार की मुलाकात के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे और सूत्रों के मुताबिक मुलाकात आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए हुई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग के दौरान अजीत पवार ने जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने पर जोर दिया। लोकसभा चुनाव की तरह आखिरी समय तक सीटों के बंटवारे को न टालने की बात कही और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अजीत पवार ने अमित शाह से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। बताया जा रहा है कि वो 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। एनडीए में शामिल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को हुए नुकसान के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने एनसीपी नेता अजीत पवार पर निशाना साधा है। आरएसएस ने दावा किया है कि एनसीपी के साथ गठबंधन से बीजेपी को फायदा की जगह नुकसान हुआ। आरएसएस ने एक लेख में कहा है कि लोकसभा चुनाव परिणामों में बीजेपी का प्रदर्शन महाराष्ट्र में इसलिए खराब रहा क्योंकि पार्टी ने अजीत पवार के एनसीपी के साथ गठबंधन किया। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि एनसीपी से गठबंधन की वजह से बीजेपी के पारंपरिक भगवा मतदाताओं का जो वोट है वो अलग थलग हो गया। अजीत पवार पर हमला करके आरएसएस इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा को इस गठबंधन को खत्म करने में मदद भी कर रही है। लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की करारी हार के बाद एनसीपी प्रमुख अजित पवार को इस साल के अंत में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में एनसीपी लगभग खत्म हो गई और महाराष्ट्र में उसने जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से केवल एक ही सीट पर वो जीत दर्ज कर पाई। शरद पवार की पार्टी तोड़ने, उसका नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने के बाद अजित पवार को बड़ा झटका लगा। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं से अतीत भूलकर आगे बढ़ने को कहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आरएसएस उन्हें ऐसा करने देने के मूड में नहीं है। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी हैं, नेता है बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। मुखलेश शेख जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है एनसीपी अजीत पवार गुट के, आपका बहुत स्वागत है। और महेश चव्हाण जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता है एनसीपी शरद पवार गुट के, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधे रुक कर लेते हैं सबसे पहले मुखलेश शेख जी का। मुखलेश जी, क्या डिमांड है आप लोगों की? सर, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है अजीत पवार की पार्टी? सर, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी जी। मुखलेश जी, अभी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बताइए। तो कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ताओं का जो पवार साहब ने पार्टी हमारे पास नहीं सर, आवाज आपकी नहीं आ रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधते हैं। मैं सीधा रुक कर लेती हूँ शशिकांत तिवारी जी का। शशिकांत जी, ये जो चौतरफा मुश्किलें आ रही है सर, कैसे इनका मुकाबला होगा? भारतीय जनता पार्टी कैसे मुकाबला करेगी? अब तो डिमांड भी आ रही है, दबाव भी बनाया जा रहा है, कैसे मुकाबला होगा सर?
नहीं, बिल्कुल मुकाबला होगा और राजनीति में तरह तरह के दबाव भी आते हैं और तरह तरह के सुझाव भी आते हैं। यदि इसे प्रथम दृष्टिया सुझाव माना जाना चाहिए कि अजित पवार जी अमित शाह जी के पास जाके सुझाव भी दे सकते हैं। एक गठबंधन धर्म का निर्माण करते हुए सुझाव देना भी चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो हम इतना से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन धरातल पे जब बात आती है तो जब वो अति महत्वाकांक्षा के रूप में अगर वो चीजों को रखा गया है कितने सीट जीत सकते हैं तो उससे बात बनेगी नहीं। धरातल पे आना पड़ेगा। धरातल पे आने पे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी समझाएंगे, गठबंधन के और नेता हैं वो भी समझाएंगे कि भाई ये जो आपकी मांग है ये इससे बात बनेगी नहीं। अगर मुंह की खानी पड़ेगी तो राजनीति में तो स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ता है। जो हकीकत है जैसे 4 सीट में 1 सीट आया है तो उस चीज को ध्यान में रखना होगा कि आपकी कितनी पकड़ है, कितने लोग आपके साथ हैं। कह रहे हैं 80 से 90 सीटों पर जो डिमांड है वो रखी जा रही है कि 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ना है उन्हें। डिमांड तो रख सकते हैं, गठबंधन के हिस्सा है तो डिमांड रख सकते हैं, लेकिन डिमांड एज इट इज मान लिया जाए ऐसा होता नहीं है प्राय राजनीति में। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं के रोज बयान आते थे कि इतने सीट लड़ेंगे, इतने सीट। अंत में उन लोगों को एक नंबर पे आके सेटल करना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र एक पॉलिटिकल स्टेट है और यहाँ पे चुनौतियां बहुत हैं। शरद पवार की सीटें बढ़ी है इसलिए विपक्ष का मनोबल ऊंचा है। तो अगर उनको हराना है तो सीटों का बंटवारा निश्चित रूप से ठीक से होना चाहिए और अजित पवार जी को भी ठीक धरातल पे आकर के और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपनी रणनीति बना रही है उसमें शामिल होकर के और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मुखलेश जी का मैं रुक कर ले तो मुखलेश जी देखिए हवाई बातों से नहीं चलेगा ना सर काम। बात तो धरातल पर आके करनी पड़ेगी और वो बात करनी पड़ेगी जो जेन्युइन है, उतनी मांग रखनी पड़ेगी जितने के आप हकदार हैं। 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, 1 सीट अपने हाथ में ले पाए आप। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं है आपका सर, उन चीजों को तो दिमाग में रखना पड़ेगा ना। 80 से 90 सीटों की डिमांड रख देना ये कहाँ तक जायज है? नेहा जी मेरी आवाज आप तक आ रही सर? आ रही आवाज आपकी। देखिए उम्मीद से दुनिया कायम है। कार्यकर्ता का ओपिनियन यही है कि हम हर सीट में लड़ना चाहता है। कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता से पार्टी जो है, अजित पवार हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं कार्यकर्ता के बल पे और संगठन के बल पे। तो कार्यकर्ता का ऐसा एक मीटिंग होने के बाद सभी ने डिमांड रखा है कि हमें और सीट मिलना चाहिए आदरणीय मोदी साहब से और इनसे शिंदे साहब से और देवेंद्र जी से भी बात करना, अमित शाह जी से भी बात लगभग हो चुकी है। तो ये चीज जायज है। हम नाजायज क्या मांग रहे हैं? हमारा हक हम मांग रहे हैं। अभी हमें सम्मान मिलेगा महाराष्ट्र सरकार से या देवेंद्र जी से या फिर शिंदे साहब से, तो हम क्यों नहीं आगे जाने की कोशिश करेगा? कार्यकर्ता जो सपना लिए काम कर रहा है जमीनी स्तर पर, कार्यकर्ता तो चाहता है कि सारी की सारी सीटों पर आप चुनाव लड़ लेंगे क्या? कार्यकर्ता तो चाहता है कि सारी की सारी सीटों पे आप चुनाव लड़ लेंगे क्या? पार्टी की स्थिति तो देखी जाएगी ना मुखलेश जी। देखिए आगे बढ़ने का जो एक बात बताइए, अगर एग्जामिनेशन ऐसा है कि अगर कोई अगर कॉलेज स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, आगे का सोच, आगे का बिल्डिंग तैयारी करना चाहिए। हम आगे की तैयारी कर रहे हैं, आगे हमारे दादा सीएम बन सकता है। आगे अगर हमारे सीट पूरा देता है हम लोगों को भाजपा और शिंदे साहब के लोग, जैसे हमें मिलता है, हमारे कार्यकर्ता अगर चुन के आता है, हमारे विधायक चुन के आता है, कार्यकर्ता विधायक को चुन के लाते हैं, तो सीएम बनने का हमारे अजित दादा पवार साहब को हम सीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। क्यों नहीं देखेंगे? ठीक है महेश चव्हाण जी, क्या लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं पछतावा होगा अजित पवार के जहन में कि हमने ये क्या कर दिया, क्या करना चाहते थे ये क्या कर दिया, अब तो हम कहीं के नहीं रहे। और कुछ नेताओं के साथ शरद पवार की भी मुलाकात हुई, वो नेता मिलना चाहते हैं, विधायकों का कई इस्तीफा हुआ अजित पवार गुट से। ये तमाम चीजें क्या बताती है सर, क्या जताती है? नेहा जी बिल्कुल पछतावा तो अजित पवार जी को हो ही रहा होगा और न कि सिर्फ अजित पवार जी को, बीजेपी को भी पछतावा हो रहा होगा कि उन्होंने अजित पवार को उनके साथ में ले लिया। अभी इसके पहले आप देखिए 2.5 साल पहले जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब शिवसेना को तोड़ा गया बीजेपी की तरफ से और शिंदे गुट को साथ में लेकर सरकार बनाई गई। उनके पास वहाँ नंबर थे, उनकी सरकार अच्छी खासी चल रही थी। फिर भी पिछले साल जुलाई में बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ा और अजित पवार जी को साथ में लिया। वो इसलिए लिया कि उनको लगा वो शरद पवार जी को वीक कर सकते हैं।
और इसका फायदा उनको हो सकता है बीजेपी को। लेकिन हुआ ऐसे कि इतना तोड़ने के बाद भी, दोनों पार्टियां तोड़ने के बाद भी लोकसभा चुनाव में उनको दिखा कि उल्टा उनको नुकसान हुआ, फायदा हुआ नहीं। तो जिस वजह से नुकसान हुआ उनको अपने साथ में रखने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि विधानसभा में फिर से नुकसान और ज्यादा होगा। ये शायद बीजेपी सोच रही है। हम लोग ने देखा आरएसएस के ऑर्गेनाइजर में और विवेक में क्या चक्कर आया था। ठीक है महेश जी, मैं लौटती हूँ। शशिकांत तिवारी जी, क्या वाकई जिस बात का जिक्र अभी महेश जी कर रहे थे कि न सिर्फ अजित पवार गुट को ये पछतावा होगा कि हम क्या करना चाहते थे, हमने क्या कर दिया, तो वहीं बीजेपी को भी ये पछतावा है क्या कि ये तो गलत ही स्टेप हो गया, ये गलत ही कदम उठा लिया, या हमने गलत ही इनको अपने एनडीए में शामिल कर लिया, ऐसा गलत हो गया, इसकी वजह से तो हमें नुकसान हुआ? नहीं नेहा जी, देखिए पछतावा जैसी कोई बात नहीं है। ये तो इनका वर्जन है, महेश जी का अपना वर्जन है कि पछतावा बता रहे हैं। पछतावा जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि महाराष्ट्र के चुनाव में उतरने से पहले हमें धरातल की राजनीति का एक धरातल की तो सर समझ रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आरएसएस की तरफ से जो एक लेख लिखा गया उसके अंदर ही कहा गया है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अगर नुकसान हुआ तो अजित पवार को अपने पाले में लेने की वजह से हुआ, तो ये क्या है? ठीक है, देखिए लेख तो लिखा गया है आरएसएस के तरफ से, तो लेख का एक अपना आकलन होता है, लेखक के अपने विचार हैं। और अगर ऐसा है भी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, तो ये बात हम लोग अजित पवार जी से भी इसकी चर्चा करेंगे, या अजित पवार जी से भी इस पे चर्चा होगी कि देखिए क्यों नुकसान हो रहा है, आखिर नुकसान तो हुआ है, तो कहाँ हुआ है, किन मुद्दों को लेकर हुआ है। अगर अजित पवार जी से बात जब होगी तो निकल के आएगा कि किन मुद्दों पे नुकसान हुआ है। और अभी अजित पवार जी, देख लीजिए मुखिलेश जी, पूरा का पूरा ठीकरा ये तो सर आपके ही सर फोड़ा जा रहा है, ये तो पूरा ठीकरा आप लोगों के सर फोड़ा जा रहा है कि आप लोग आए तो हमें भी डुबा गए। जी वो देखिए उनका ख्याल है, उनका जबान है। उनका क्या ख्याल है? आप लोग गठबंधन से सत्ता में हैं, उनका इनका क्या होता है सर? मैंने हम गठबंधन को हम देखिए निया जी, ऐसा है कि हार तो हुई है, लेकिन अभी हमारे सर पे सारा चीज को ठेकरा फोड़ना वो ठीक नहीं है। राज ठाकरे को भी मुंबई में उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर लिया था, और राज ठाकरे साहब का भी क्या रहा है बम्बई शहर में या महाराष्ट्र में आप लोगों को पता है। कहीं ना कहीं राज ठाकरे से भी नुकसान हुआ है, मेरा ऐसा कहना है। नहीं तो आपको लेकर कोई फायदा नहीं हुआ ना भारतीय जनता पार्टी को? बहुत हुआ, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल सकती है, या शिंदे साहब नहीं बोल सकता है। अगर अजित दादा पावर को अगर नहीं लेते तो फिर वो आगे उनको वो सोच समझ के लिया ना। ऐसा नहीं होता, बिना फायदे का, बिना कारण का कोई किसी को साथ नहीं लिया जाता राजनीति में, याद रखिए। भले ही लोग बोले ये खराब है, वो खराब है, अजित दादा पावर लीडर है महाराष्ट्र का। अपना फायदा देखकर भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में शामिल किया, लेकिन क्या कुछ हद तक डेंट दिया क्या जो शरद पवार गुट है, जो आपकी पार्टी है, उसको अजित पवार ने? बिल्कुल दिया है और आगे भी देंगे, और हमें सम्मान जो है अजित पवार से। हाँ जी नेहा जी, महेश जी, नेहा जी देखिए, डेंट किसने किसको दिया ये लोकसभा चुनाव में सभी ने देखा है। हाँ। इनकी महायुति की जो 41 सीटें थी 2019 में, वो 2024 में उनकी 17 सीटें रह गई, और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो 5 सीटें थी वो 5 से बढ़कर हमारी सीटें 30-31 तक पहुंची। तो डेंट किसने किसको दिया सब जानते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ इधर, जैसे कि बीजेपी ने फायदा होगा ये सोचकर अजित पवार जी को उनके साथ में लिया था, वो उतने स्मार्ट है बीजेपी कि अब उनको जब दिखा कि फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ, तो अगर नुकसान हो रहा है तो उनको बाजू में करने के लिए भी वो आगे पीछे नहीं देखेंगे बीजेपी, ऐसे मुझे लगता है। अभी बातें तो हम लोग नहीं कर रहे ना, सिर्फ आरएसएस खुद बोल रही है कि बीजेपी को जो नुकसान हुआ उसके जिम्मेदार अजित पवार और उनका गुट है। हम तो कह रहे हैं कि जो नुकसान बीजेपी को और एनडीए को हुआ महाराष्ट्र में, वो सिर्फ अजित पवार जी की वजह से नहीं हुआ, वो नुकसान हुआ उसके पीछे बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे कि बेरोजगारी थी, महंगाई थी, फिर किसानों की समस्या आई थी, महिलाओं के हुए अत्याचार थे, युवाओं की परेशानी थी, भ्रष्टाचार था, ये सभी चीजें थी। इसमें से इन्होंने क्या किया, हार का कुछ कारण लोगों को बताना चाहिए, इसलिए इन्होंने 2 मुद्दे पकड़े। एक मुद्दा ये पकड़ा कि संविधान
बचाने का जो हम लोग का नैरेटिव है वो फेक नैरेटिव था विपक्ष का, और दूसरा मुद्दा ये पकड़ा कि अजित पवार साथ में आए, उसके वजह से हम हार गए। आप देखिए ये दोनों भी फेक नैरेटिव एक्चुअली बीजेपी निर्माण कर रही है। आप देखिए ये इलेक्शन में अभी बीजेपी को 170 से 180 सीटें चाहिए, ऐसे उनके नेता कह रहे हैं। शिंदे गुट के नेता कह रहे हैं कि उनको 100 सीटें चाहिए। तो ये 180 और 100 हो गए 280, 288 सीटें हैं महाराष्ट्र की विधानसभा में। तो अजित पवार गुट क्या सिर्फ 8 सीटों पर लड़ेगा? तो होगा क्या? तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इसमें तो सभी की निगाहें टिकी हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। रेजिडेंट एडिटर है एपीएन न्यूज के राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपका रुख करूं उससे पहले मैं एक बार फिर से शशिकांत जी का रुख करती हूँ। शशिकांत जी, ब्रेक पे जाने से पहले जिस बात का जिक्र किया जा रहा था, महेश जी साफ तौर पे कह के गए, देखिए भारतीय जनता पार्टी अब पीछा छुड़ाने के लिए अजीत पवार गुट से, क्योंकि अब देख लिया है कि फायदा नहीं हो रहा है, और फायदा नहीं हो रहा तो पीछे छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नहीं, देखिए ये एंगल ठीक नहीं है, और महेश जी जो भी शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि ठीकरा फोड़ रही है, ये भी एंगल ठीक नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी के बीच जो गठबंधन है, और उसको लेकर के अजीत पवार जी ने एक प्रस्ताव रखा है, उसको ऐसे लेना चाहिए कि प्रस्ताव रखा है तो प्रस्ताव कोई भी पार्टी रख सकती है। प्रस्ताव रखना और उतनी सीटें मिल जाना दोनों दो बात है, ऐसा होता नहीं है प्रायः। तो अब हाँ जरूर है कि जब अजित पवार जी के साथ जब धरातल पे बैठक होगी, बातें होगी, और चुनाव में जब हम लोग उतरेंगे, गठबंधन हमारा उतरेगा, तो इनको चिंता महेश जी को अपने शरद पवार गुट की करना चाहिए। अगर लोकसभा से इतने उत्साहित हैं कि केवल ये अजीत पवार को ही या भारतीय जनता पार्टी को ही टारगेट कर रहे हैं, तो इनको अपने तरफ भी थोड़ा देखना चाहिए, अपनी चिंता करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में हम भरपूर मजबूती से लड़ेंगे और इनको पछाड़ेंगे। हाँ, दूसरी बात यह है कि देखिए हमारा गठबंधन धर्म ये कहता है कि हमें निश्चित रूप से उतना ही लड़ाई लड़नी चाहिए जितना हमारे पास पहलवान है। राजनीति में एक जिताऊ कैंडिडेट होना भी एक आवश्यकता होती है। जिन सीटों पे जिताऊ कैंडिडेट जिसके होते हैं उस पे आकर के बात बनती है और उस पे जाकर के सीटों का बंटवारा हो पाता है। प्राय ऐसा देखा गया। हाँ, ये एक प्री कवायद है, ये समय से पहले का कवायद है जो होता है प्रायः। अपने लोग सूची देते हैं, अपना प्रस्ताव रखते हैं कितने सीटों पर लड़ाया जाए। ये आज का जो विषय है, ये इसलिए ये विषय उपजा है कि अजित पवार जी ने अपना प्रस्ताव रख दिया इतने सीटों का, जो ऐसा माना जा रहा है कि उतने सीटों पे संभव नहीं है। तो आने वाले दिनों में जब वो गठबंधन बैठकें होंगी और उनको सीटें जब मिलेंगी, उतनी सीटें जब सामने आएंगी तो महाराष्ट्र को भी पता चलेगा, और निश्चित रूप से अजीत पवार जी शिंदे जी के साथ भारतीय जनता पार्टी मिल करके शरद पवार गुट को बहुत पीछे धकेल के ले जाएगी। जैसा कि इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है लोकसभा चुनाव से, विधानसभा में सारा धूल दूसरित हो जाएगा, ये बहुत पीछे चले जाएंगे, इनको बहुत दूर तक खदेड़ेंगे। चलिए वो वक्त बताएगा कौन पीछे जाता है कौन आगे। इस वक्त राजीव जी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि तकरीबन 80 से 90 सीटों की डिमांड जो है अजित पवार गुट की तरफ से की जा रही है। ऐसे में आरएसएस की तरफ से जो लेख लिखा गया वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को अजित पवार गुट को साथ लेने में नुकसान झेलना पड़ा। अब क्या वो स्थिति हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अजीत पवार से, उस गुट से पीछा छुड़ाना चाहती है, इसीलिए इस लेख को लिखा गया, इसीलिए ये जो डिमांड है उसको भी दूसरी निगाहों से देखा जा रहा है? नेहा, ये आपको याद होगा कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन जो टूटा, महज 2 सीटों की टकराहट को लेकर टूटा। यानी 25 सालों की जो दोस्ती थी या 25 सालों का जो रिश्ता था, 2 सीटों की टकराहट पे टूटा। अजित पवार के साथ अगर बीजेपी का देखा जाए तो महज 6 महीने या 8 महीने पुराना है रिश्ता है। तो अगर 90 सीटों की उनकी डिमांड है तो वो टकराहट निश्चित तौर पर बनेगी, और वो टकराहट हो सकता है कि संबंधों में बिखराव भी आएगा। यानी आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। कई बार ये भी देखा गया है कि अजित पवार गुट के कई लोग जाके शरद पवार से मिले हैं, तो बीजेपी को ये संदेह है कि भले ही अजित पवार उनके साथ हो, लेकिन उनके गुट के कई लोग शरद पवार के साथ है, यानी उनके घोर विरोधियों के साथ है। तो इस बात को लेकर बीजेपी में टकराहट मचेगी, और बीजेपी हो भी सकता है कि ये अपने आप को इनसे किनारा कर ले।
क्योंकि जिस तरीके से जो देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया, साफ साफ था कि अजित पवार को अपने उन प्रचार क्षेत्रों में नहीं लेके गई बीजेपी जहां उसको अंदेशा था कि अजित पवार को अगर स्टेज शेयर करती है तो निश्चित तौर पर घाटा होगा। महज देख लीजिए कि 4 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 1 सीट केवल सुनील तटकरे का, वो भी रायगढ़ से उन्होंने निकाला, जो कि वहां से विधायक भी हैं उनकी बेटी सुनील तटकरे की, अदिति तटकरे, और वहां से 1 सीट निकल पाई। इसके अलावा कहीं से कोई अजित पवार की सीट लोकसभा में नहीं निकल पाए। ऊपर से बीजेपी को भी नुकसान हुआ। मराठवाड़ा में ही देखा जाए तो मराठवाड़ा में जो बराबर कहे जाते हैं अजित पवार, उनका गढ़ कहा जा सकता है, लेकिन वहां से भी उनकी स्थिति मजबूत नहीं दिखती। उनके खुद की पत्नी जो कि बारामती से चुनाव लड़ रही थी, वो भी सुप्रिया सुले के सामने हार गई। हालांकि वो कहा गया था कि अजित पवार से कि ये मेरा गढ़ है, मैंने इस चुनाव क्षेत्र को बनाया है, मैंने इसमें काफी वो अपना योगदान दिया है, लिहाजा यहाँ ये सीट मुझे निकल कर आएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो बीजेपी अब बराबर चाहती है कि अब वो किसी भी तरह के नुकसान सहने के स्थिति में नहीं है। किसी तरह से जाती हुई सत्ता उनके हाथ में आई है। यानी अगर ये देखा जाए विधानसभा का महाराष्ट्र में सत्ता जो है वो उनके हाथ में नहीं थी। मैंडेट लोगों ने भले ही एक बड़ी पार्टी बड़े विरोधी दल के में थे, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। बाद में सरकार शिंदे गुट के आने से सरकार उनके हाथ में आई है, लेकिन अब किसी भी तरह के नुकसान झेलने की स्थिति में बीजेपी नहीं है। महाराष्ट्र में तो खासकर नहीं, लिहाजा इस तरह के अलग अलग बयान आ रहे हैं। आरएसएस की तरफ से ये लेख भी आया है और उस लेख के बाद आगे के परिणाम ये भी हो गए कि बीजेपी आत्मचिंतन भी करेगी। आत्मचिंतन के बाद अगर उन सीटों पर टकराहट उसी तरह से बनी रहे तो निश्चित तौर पर उनसे हाथ धो लेगी, क्योंकि अभी उसको पहले 2 ही पार्टियां थी, शिवसेना और बीजेपी, उन्हीं को संतुष्ट करना। अब तीसरी पार्टी आ गई एनसीपी, यानी शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार और बीजेपी के अपने। तो उन कार्यकर्ताओं में ही टकराहट मचेगी कि जो इतने दिनों से इस आस में लगाए हुए हैं, इस उम्मीद में हैं कि वो सीट पे अपने उनके नेता आएंगे। अब वो अगर मान लीजिए वो सीट चली जाती है एनसीपी के खाते में, एनसीपी दबाव बना के वो सीट ले लेती है, तो निश्चित तौर पर नुकसान भी होगी और कार्यकर्ता भी पूरे मन से नहीं आएंगे। तो यही जाहिर है कि कार्यकर्ताओं के लिहाज अपने नेताओं को देखते हुए बीजेपी किसी भी तरह से दरकिनार कर सकती है। अगर अजित पवार की सीटों के डिमांड इसी तरह से रहा तो कभी भी पल्ला झाड़ सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।